Hello students, welcome back. So let's discuss the part 1 of your December 2024 question paper of BPCS 186 Managing Stress. So ये 4 questions आज हम करेंगे 1, 2, 3 and 4. Alright, पहला क्वेश्चन है आपको इसमें स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसके टाइप्स और सोर्सेज को डिस्क्राइब करना है. स्ट्रेस जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उन इवेंट्स के थ्रू जिसको हमारी जो बॉडी है वो चैलेंजिंग या कोई थ्रेट समझती है, ठीक है, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन या फिर इवेंट्स के ऊपर जो हमारा रिस्पॉन्स आता है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस. ये एक टेंशन की स्टेट है जिसमें आपका स्ट्रेन पड़ता है आइज़ पे, ब्रेन पे, आपकी ऑर्गन्स पे, और आपकी अलर्टनेस जो होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये आपकी कॉज होती है डिमांड्स के थ्रू जो कि एक्सीड करते हैं इंडिविजुअल की एडेप्टिव कैपेसिटी को, ठीक है. हेंस सीले ने जो ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और स्ट्रेस को इस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि जो स्ट्रेस है ना वो एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है बॉडी का किसी भी डिमांड के थ्रू जो कि वो बनाती है, ठीक है. जो डिमांड उस बॉडी के ऊपर आती है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक आपका नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है वो होता है स्ट्रेस. ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता. कभी कभार जो आपका स्ट्रेस होता है ना वो इंडिविजुअल को मोटिवेट भी करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस. और कभी कभार जो एक्सेसिव स्ट्रेस होता है ना वो डिस्कम्फर्ट के टूवर्ड्स लीड करता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस. स्ट्रेस आपका बेसिकली इन्वॉल्व करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पर पर्सन जो है वो सिचुएशन को इस तरीके से अप्रेज कर लेता है कि वो टैक्सिंग है या फिर वो एक्सीड कर रही है उनके रिसोर्सेज को, ठीक है, एंड एंडेंजरिंग देयर वेलबींग, और उनकी वेलबींग को एंडेंजर कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स हो गई, जॉब इंटरव्यूज़ हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेसर्स की तरह एक्ट करते हैं और आपके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, जैसे कि एंजाइटी, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, इनको ट्रिगर करते हैं, ठीक है. कितने टाइप के स्ट्रेस हैं? बेसिकली आपके 4 टाइप के स्ट्रेस हैं: यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस एंड आपका क्रॉनिक स्ट्रेस. सबसे पहले डिस्कस करते हैं यू स्ट्रेस के बारे में. तो यू स्ट्रेस जो होता है ना वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, आपका बेनिफिशियल स्ट्रेस होता है. ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए और परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोई भी आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नई जॉब को स्टार्ट करना होता है तो आपको एक स्ट्रेस होता है उस टाइम पे, पर वो स्ट्रेस आपके लिए बेनिफिशियल स्ट्रेस होता है क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है अपने गोल्स को अचीव करने में और बेटर परफॉर्म करने में. फिर आता है आपका डिस्ट्रेस. ये एक नेगेटिव स्ट्रेस है जो कि डिस्कम्फर्ट और हिंडरिंग फंक्शन को कॉज करता है. ये रिजल्ट करता है परसीव्ड स्ट्रेस से और डिमांड्स बियॉन्ड कोपिंग एबिलिटीज़, ठीक है. जो जब आप किसी भी सिचुएशन से आप कोप नहीं कर पाते हो या फिर आप किसी थ्रेट को परसीव करते हो कि हाँ ये सिचुएशन ज़्यादा थ्रेटफुल हो रही है और मैं इससे कोप नहीं कर पा रहा हूँ, तब आपकी आती है डिस्ट्रेस. जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, किसी को रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, तब आपका डिस्ट्रेस की सिचुएशन बढ़ती है. फिर आता है आपका एक्यूट स्ट्रेस. ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो कि अकर करता है इमीडिएट परसीव थ्रेट्स के थ्रू, ठीक है. ये आपका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है. तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जहाँ पर आपको स्ट्रेस हो गया, तो वो होता है एक्यूट स्ट्रेस. और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप एक फ़्लाइट या फिर फ़ाइट सिचुएशन में आ जाते हो. जैसे एकदम से आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी का सडन एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? फ़्लाइट और फ़ाइट रिस्पॉन्स आएगा. कोई आर्ग्यूमेंट हो गया आपके पास किसी से, तो उस टाइम में भी फ़्लाइट और फाइट सिचुएशन होती है जिसमें या तो आपको फ़ाइट करना होता है या फिर उस सिचुएशन से आप भाग जाते हो. 2 ही केस होते हैं, ठीक है. नीचे आते हैं, फिर आता है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस. ये आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है जो कि रिज़ल्ट होता है परसिस्टेंट प्रॉब्लम से. ये आपका लीड करता है सेवरल हेल्थ इश्यूज़ को, जैसे कि हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट डिसीजेस. एग्जाम्पल देखो,
आपकी प्रोलॉन्ग इलनेस हो जाना फैमिली में, या फिर ऑनगोइंग वर्क प्रेशर के थ्रू भी आपका क्रोनिक स्ट्रेस आपको आ जाता है, ठीक है। देन कम्स एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। तो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है, रिपीटेड इंस्टेंस होते हैं एक्यूट स्ट्रेस के लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से, स्पेशली जो टाइप ए पर्सनालिटीज़ हमने डिस्कस करी थी उनकी वजह से। इंडिविजुअल जो है वो हमेशा ही टेंस रहेगा और कॉन्स्टेंटली एक हरी में रहेगा काम करने की, हमेशा एक रश में रहेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। फिर है आपके सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला सोर्स है आपका इन्वायरमेंटल सोर्स। इसमें आपके आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लड्स, पॉल्यूशन जिसमें आपका नॉइस, क्राउडिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। फिर आता है आपका अर्बनाइजेशन, जो कि आपका कंजेशन हो जाता है इसकी वजह से, और लैक ऑफ पर्सनल स्पेस। Then comes to social sources. So interpersonal conflicts with family, friends and colleagues इसकी वजह से हो जाता है। Then discrimination, जब आप किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो या सहते हो, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे आपका सोशल स्टेटस हो, तब आता है सोशल आइसोलेशन, जब आप सोशली आइसोलेट हो जाते हो और जब आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, तब होता है स्ट्रेस जनरेट। तीसरा है इसमें जैसे मैरिज प्रॉब्लम्स हो गई, डिवोर्स हो गया, या फिर किसी लव्ड वन की डेथ में भी सोशल सोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है। देन कम्स टू फिजियोलॉजिकल सोर्सेज। फिजियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आ जाता है, जैसे कोई इलनेस हो गई, कोई इंजरी है, हार्मोनल चेंजेस जो लेडीज़ में स्पेशली देखे जाते हैं, या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे और मेनोपॉज के टाइम में देखे जाते हैं लेडीज़ में, ठीक है। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर फिजियोलॉजिकल सोर्सेज ये सब होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं आपके, इसमें आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि आपको परफेक्ट दिखने का वो होता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल हर काम में परफेक्ट रहूँ, परफेक्शनिज्म, पेसिमिज्म कि आपको सब चीज़ें ही नेगेटिव आप परसीव कर लेते हो, और सेल्फ एस्टीम जब आपकी लो रहती है, तब आते हैं आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देन ये होते कब हैं, जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर लेते हो किसी से और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को डेवलप कर लेते हो। फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कंट्रोल और अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, ये भी आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कॉज करते हैं। वर्क रिलेटेड सोर्सेज, वर्क रिलेटेड सोर्सेज में क्या आ जाता है, जब ज़्यादा वर्कलोड आ जाए, डेडलाइंस आपकी एकदम टाइट हो, ऑटोनॉमी को लैक करो, जॉब इनसिक्योरिटी, रोल एम्बिग्विटी, कॉन्फ्लिक्ट विद सुपीरियर, वर्किंग कंडीशंस जब पुअर होती हैं, जब इम्बैलेंस होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये सब आता है आपका वर्क रिलेटेड सोर्सेज में। कंक्लूजन क्या है, स्ट्रेस जो है ना वो एक अनअवॉइडेबल पार्ट है आपकी लाइफ का। उस इसको अंडरस्टैंड करना और इसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करने से आपकी, ठीक है, इसके सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने से क्या हेल्प होती है, एक इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने में आपकी हेल्प होती है। जो आपका यूज स्ट्रेस है वो तो आपकी ग्रोथ को और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, बट जो अनमैनेज्ड क्रॉनिक डिस्ट्रेस है ये सिवियरली आपके फिजिकल और मेंटल स्टेट को इफ़ेक्ट करता है। देयरफॉर ये एसेंशियल हो जाता है कि आप स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करो और अर्ली से अर्ली, जल्दी से जल्दी इसको अडॉप्ट करो, ठीक है। और आप जो रिलैक्सेशन मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करो, टाइम मैनेजमेंट मेथड्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को फॉर टाइम मेंटेनिंग वेलबींग। फिर आगे चलते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। 3 मॉडल्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो सबसे पहला मॉडल हम लेंगे जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS मॉडल। तो GAS मॉडल आपका प्रपोज किया था हैंस सीले ने। गैस मॉडल जो GAS मॉडल है ये स्ट्रेस को 3 स्टेज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं ये, कि ये एक 3 स्टेज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू एनी डिमांड प्लेस्ड ऑन बॉडी। जो भी डिमांड बॉडी पे प्लेस होती है, जो भी स्ट्रेस बॉडी के ऊपर जनरेट होता है, तो उसके ऊपर जब हमारी बॉडी जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है जो हमारी बॉडी का 3 स्टेज, उसी को हम बोलते हैं
स्ट्रेस, ठीक है। सो अलार्म स्टेट, रेजिस्टेंट स्टेट और एग्जॉशन स्टेज। तो हमारी जो बॉडी है ना वो 3 तरीके से एक्ट करती है जब भी कोई स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता है। वो है 3 स्टेज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसमें आपका पहला अलार्म स्टेज आएगा, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है एग्जॉशन स्टेज। अलार्म स्टेज में क्या होता है, बॉडी जो है वो स्ट्रेसर को रिकॉग्नाइज करती है और अपना जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है ना उसको एक्टिवेट कर देती है कि या तो लड़ो उस सिचुएशन से या उस सिचुएशन से भाग जाओ, ठीक है। 2 ही रिस्पॉन्स आपके ट्रिगर होते हैं जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है आपके सामने। और फिर आपका जो बॉडी है ना, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और एड्रेनलिन जो है वो रिलीज करने लगता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है आपका, ठीक है। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल आपका रिलीज होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो स्ट्रेसर आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपको प्रिपेयर करेगा एक्शन लेने के लिए। अब देखो सामने मान लो आपके एकदम से शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? 2 ही आप 3 कंडीशन बनती हैं वैसे तो, फ्लाइट, फाइट या फिर फ्रीज। एक होता है या तो आप उस शेर से लड़ोगे, ठीक है। सेकंड सिचुएशन आती है आप वहाँ से भाग जाओगे और तीसरी स्टेज आती है आप बिल्कुल ही फ्रीज हो जाओगे शेर के सामने कि बस मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वहीं की वहीं स्टैंड हो जाओगे। दैट इज नोन एज फ्रीज स्टेट, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें, जैसे ही आपको डर लगा उस शेर से, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करता है। तीनों में से कोई भी एक्शन आप ले सकते हो, आप फाइट करोगे, फ्लाइट करोगे या फिर फ्रीज हो जाओगे। वो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्या करती, प्रिपेयर करती हैं ये एक्शन लेने के लिए। प्लस आपका एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो जाता है, आपका जो कॉर्टिसोल है वो रिलीज होता है आपका, ठीक है। फिर आती है आपकी रेजिस्टेंस स्टेज। अगर आपका स्ट्रेस जो है, अगर शेर चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो शेर वहीं खड़ा रहे काफ़ी टाइम तक तो आप क्या करोगे? आपका जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू होगा और आपकी बॉडी ट्राई करेगी कि उस सिचुएशन से अडेप्ट कर ले, ठीक है। तो उस टाइम पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो तो हाई रहेगा बट स्टेबलाइज एट स्लाइटली, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद क्या होगा, आप शेर को देखते रहो, ठीक है। शेर खड़ा हुआ है और आपने देखा कि आपको अभी फ़िलहाल जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ आपको आंखों में देख रहा है वो शेर। तो आप क्या करोगे? आप धीरे धीरे उस सिचुएशन में स्टेबलाइज हो जाओगे, ठीक है। आप अडॉप्ट करोगे सिचुएशन को। लेकिन वो जो एकदम से जो शेर को देखने से आपके अंदर हुआ था ना, उसमें और अब जो आप देखोगे जो अब है, मतलब 1-2 मिनट के बाद जब शेर ने आपको नहीं खाया और शेर खड़ा ही है सामने, तब आप में उसमें उस स्टेट में और इस स्टेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टेट आपकी स्लाइटली लोअर होगी अलार्म स्टेट से। सो इंडिविजुअल जो है ना वो अपीयर होगा टू बी कोपिंग बट रिसोर्सेज आर ग्रेजुअली डिप्लीटिंग। मतलब इंडिविजुअल कोप तो कर रहा होगा लेकिन जो उसकी सारी शक्ति है ना वो धीरे 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 करके डिप्लीट होती जा रही होगी। देन कम्स एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन में क्या होता है, जब बहुत देर तक शेर खड़ा हुआ है तो आपकी पूरी एनर्जी किस में लग रही है कि भाई ये मुझे खा तो नहीं जाए, अलार्म स्टेट में कि ये कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे अब भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। तो ब्रेन का और बॉडी के सारे रिसोर्सेज वहीं पर खर्च होते हैं। तो जब ज़्यादा टाइम तक ये सिचुएशन से आप एक्सपोज रहते हो तो उसके बाद होता है एग्जॉशन। मतलब वो रिसोर्सेज सारे के सारे डिप्लीट कर जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी और सिचुएशन क्या बनती है, लॉन्ग टाइम तक अगर कोई भी स्ट्रेसर आपके ऊपर आए तो आप इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपको थकावट रहने लगेगी, देन ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस और इवन कोलैप्स की भी सिचुएशन बन जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है? गैस जो है ये हाईलाइट करता है स्ट्रेस को, इनिशियली हेल्प करता है आपकी अडेप्टेशन में। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है पर वो डैमेज कर सकता है आपकी हेल्थ को, ठीक है। दूसरा आपका आता है कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। ये आपका प्रपोज किया था रिचर्ड लेज़ारस ने। कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेस जो है ना
वो अराइज करता है आपका इंडिविजुअल के कॉग्निटिव अप्रेजल, मतलब एवेल्युएशन ऑफ अ सिचुएशन रादर देन सिचुएशन इटसेल्फ। तो रिचर्ड लेज़ारस ने क्या बताया कि ये जो स्ट्रेस है ना, वो अराइज होता है सिचुएशन की इवैल्यूएशन से, ना कि सिचुएशन से। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, हो सकता है वो उतनी थ्रेटनिंग ना हो जितना आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया है कि वो थ्रेटनिंग है, ठीक है, कि वो डेंजरस है। और हो सकता है असल में वो सिचुएशन उतनी डेंजरस ना हो, ठीक है। सो इसमें भी आपके तीन तरीके के आते हैं: प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल और री अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, इंडिविजुअल ये एक्सेस करता है कि जो इवेंट है वो पॉजिटिव है, हार्मफुल है, स्ट्रेसफुल है, थ्रेटनिंग, चैलेंजिंग, हार्मफुल, ठीक है, ये सब स्ट्रेसफुल में आ जाते हैं, या फिर इररेलेवेंट है, उसको ऐसे ही लग रहा है इस सिचुएशन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल कोपिंग रिसोर्सेज एंड ऑप्शंस टू मैनेज अ स्ट्रेस है। पहले में तो उसने ये जज कर लिया प्राइमरी अप्रेजल में कि भाई सिचुएशन में जो ये थ्रेट है मेरा, वो वहम है या फालतू का ही है, उससे डरना नहीं चाहिए, या फिर एक पॉजिटिव थ्रेट है कि भाई अगर ये जो सिचुएशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा है कुछ अचीव करने के लिए, या फिर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि ये हार्मफुल है। उसके बाद वो इवैल्यूएट करेगा कि इससे कोप कैसे किया जा सकता है, इस सिचुएशन से क्या कोपिंग रिसोर्सेज होने चाहिए आपके, और क्या ऑप्शंस हैं ताकि स्ट्रेसर को मैनेज किया जा सके। तीसरा स्टेज आता है आपका री अप्रेजल का। जब आप कंटिन्यूअसली री इवैल्यूएशन करते हो ना, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर फीडबैक, उसे कहते हो री अप्रेजल स्टेट। सिग्निफिकेंस क्या है, ये मॉडल आपका एम्फसाइज करता है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स पे। मतलब टू पीपल मे परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द बिलीव्स, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज। सो क्या होता है इसमें, दो लोग जिनके ऊपर सेम सिचुएशन आ रही है, वो किसी भी उस सिचुएशन को अपने बिलीफ के, अपने एक्सपीरियंस और अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली उसमें एक्ट करते हैं और उससे कोप करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अलग सिचुएशन को परसीव कर सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। फिर आता है आपका पर्सन इन्वायरमेंट फिट मॉडल। सो पर्सन इन्वायरमेंट फिट मॉडल ये प्रपोज हुआ था आपका रॉबर्ट काम एंड कोलीग्स के द्वारा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्ट्रेस है ना, ये रिजल्ट करता है मिसफिट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। जब आपके इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में एक मिसफिट जनरेट होता है ना, तब ये स्ट्रेस जनरेट होता है। ये बेसिकली फोकस करता है कि कितना जो पर्सन की एबिलिटीज़ है ना, वो कितनी मैच करती हैं उनके द डिमांड ऑफ देयर रोल एंड हाउ देयर नीड्स आर मेट बाय इन्वायरमेंटल सप्लाईज, ठीक है। मतलब कि मान लो कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको वापस फाइट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये फोकस होता है कि पर्सन की जो एबिलिटीज़ हैं, जो मतलब एबिलिटी हैं, वो क्या उस डिमांड को, उस रोल के डिमांड को फुलफिल कर भी रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। क्या आप इतने कैपेबल हो भी कि वापस जाके आप चाटे मार आओ उसको, या फिर लड़ाई कर भी लो, ठीक है। तो ये सब चेक होता है उसमें। फिर इसमें भी आ जाता है आपका गुड फिट और पुअर फिट। गुड फिट में क्या आता है आपका, इट लीड्स टू वेलबींग एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। ये बेसिकली वेलबींग और इफेक्टिव फंक्शनिंग को लीड करता है। और पुअर फिट में क्या होता है, ये आपको स्ट्रेस कॉज करता है, डिससेटिस्फैक्शन आपको फेस करते हो, और हेल्थ इश्यूज आपके जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एम्प्लॉय की स्किल्स जो हैं वो जॉब की डिमांड को मैच नहीं करती, या फिर उनकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ अलाइन नहीं होती, तब क्या जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये मॉडल जो है ये वाइडली यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, ताकि वो जॉब्स डिज़ाइन कर सकें जैसे कि जो एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को और कैपेबिलिटीज़ को मैच कर सके, और जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो सके, ठीक है।
कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, ये जो सारे मॉडल्स हैं ना, GAS, कॉग्निटिव अप्रेजल, फिजियोलॉजिकल फोकस और पर्सन इन्वायरमेंट फिट, जिसको हम इंटरेक्शन फोकस भी कहते हैं, ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेस को समझने में और एक बेसिस को फॉर्म करने में, ताकि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिवली आप मैनेज कर सको, या फिर आप जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो इफ़ेक्टिव रहें। ठीक है, फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, गोल ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। सो इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, स्ट्रेस के ना सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट हैं हेल्थ के ऊपर, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर। साइकोलॉजिकली देखें तो क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो आपकी HPA को एक्टिवेट कर देता है। HPA क्या है आपका, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका कोर्टिसोल रिलीज़ है ना वो बढ़ जाता है, या फिर आप कहोगे ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी जो हार्ट डिसीज़ेज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक आने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, मस्कुलर टेंशन और स्लीप डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है। अगर जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा टाइम तक हो जाए तो ये आपका बेसिकली लिंक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। ये डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी भी कॉज करता है आपके ड्यू टू ऑल्टर्ड ईटिंग पैटर्न्स की वजह से। और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी कॉज हो जाती है आपकी। बिहेवियरली देखें तो ये आपको अनहेल्दी कोपिंग हैबिट्स के थ्रू के ऊपर लीड करता है, जैसे कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए और आपको समझ ना आए कि क्या करना है इस सिचुएशन में, और बिल्कुल ही इस तरीके का जनरेट हो जाए आपके लाइफ में सिचुएशन, तो हम अनहेल्दी कोपिंग हैबिट्स भी अपना लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, सोशल विड्रॉल, ये सब आप जाते हैं आपके कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में। देन स्ट्रेस जो होता है ना वो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को, जैसे मेमोरी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है, आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से अगर आपका अनमैनेज स्ट्रेस हो जाता है ना, जिस स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो लंबे समय तक, तो वो आपकी हेल्थ को बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट करता है और वेलबींग को, जो जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना ये क्रूशियल हो जाता है आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ को प्रिवेंट करने में और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करने में। ओके, फिर आता है आपका गोल्स ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। सो आपका जब आप स्ट्रेस से कोप करते हो ना तो बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स, ठीक है, ताकि आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड को जो कि परसीव होते हैं एज एक्सीडिंग वंस रिसोर्सेज उसको मैनेज कर सको। प्राइमरी गोल क्या होता है कोपिंग का, पहला होता है रिड्यूसिंग हार्मफुल इन्वायरमेंट कंडीशंस, दूसरा होता है एडजस्टिंग टू नेगेटिव इवेंट्स और रियलिटीज़, थर्ड वन इज़ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, फोर्थ इज़ मेंटेनिंग इमोशनल इक्विलिब्रियम, फिफ्थ इज़ कंटिन्यूइंग सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद अदर्स। पहले में क्या है, रिड्यूसिंग हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे कि आप स्ट्रेसर को ही अवॉइड करो या फिर सिचुएशन को चेंज कर दो ताकि जो इम्पैक्ट है स्ट्रेस का वो रिड्यूस हो सके। दूसरा है एडजस्टिंग टू नेगेटिव इवेंट्स और रियलिटीज़, मतलब आप एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर करो कि भाई सिचुएशन को आप जो है पॉजिटिवली देखना शुरू करो रादर देन नेगेटिव, ठीक है। थर्ड वन इज मेंटेनिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, इसमें आपका क्या करना है कि बाय परसीविंग सेल्फ एस्टीम डिस्पाइट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि मतलब आप अपनी सिचुएशन को ना देखते हुए अपनी सेल्फ एस्टीम की तरफ ध्यान दो कि वो कम ना हो और आप पॉजिटिव रहो हर एक सिचुएशन में।
फिर आपको ये देखना है कि जैसे फियर, एंगर और सैडनेस जैसे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आपको ओवर पावर ना करें और आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सको। और फिफ्थ आता है आपका कंटिन्यूइंग सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद अदर। इसमें आप इंश्योर करते हो सोशल हार्मनी को और सपोर्ट करते हो मतलब सपोर्ट को, ठीक है, इंश्योर करते हो डिस्पाइट स्ट्रेस। इफ़ेक्टिव कोपिंग जो होती है ना, उसका एम सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेसर को एलिमिनेट कर दो, पर इसका एम ये भी होता है कि आप रेजिलियंस बिल्ड करो, आप पावर सोल्विंग स्किल्स को एनहांस करो और साइकोलॉजिकल वेलबींग को प्रमोट करो, जो कि आपको फ्यूचर के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर है आपका डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप, इलूसिडेट द मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। आपको अपना स्ट्रेस के इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप बताना है और मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस को डिस्क्राइब करना है। सो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप, जस्ट अ मिनट। चलो, स्ट्रेस जो होता है ना वो सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करता है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। हाई स्ट्रेस लेवल, आपके हाई जब स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि आपके अंदर इरिटेबिलिटी, इम्पेशंस और एंगर जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके एक फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ और पार्टनर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंडिविजुअल्स जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर वो कभी कभार ये फील करते हैं कि वो इमोशनली विड्रॉ होते जा रहे हैं। आपस में जो हस्बैंड वाइफ हैं और लवर्स हैं उनकी इंटीमेसी रिड्यूस हो रही है, या फिर आपस में जो हमारे ही रिलेशनशिप होते हैं उसकी भी इंटीमेसी रिड्यूस होती है, कम्युनिकेशन में डिक्रीमेंट होता है और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और आपकी रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस कॉज होता है। स्ट्रेस जो होता है ना वो क्या लीड करता है, पुअर लिसनिंग को और एम्पैथी को। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आप किसी की बात सुनते नहीं हो और एम्पैथी भी लैक करने लग जाते हो कई बार, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को निगलेक्टेड और अनवैल्यूड फील होता है। ठीक है, फैमिलीज़ में देखा गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारे यहाँ पर जब फैमिलीज़ के अंदर हारमनी जो हारमनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पेरेंटिंग इश्यूज हो जाते हैं और आपके चिल्ड्रन पे इमोशनल सिक्योरिटी वो इफ़ेक्ट होती है लोग बच्चों की। ठीक है, और रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या देखा गया है, आपस में दोनों पार्टनर्स की अफेक्शन कम हो जाती है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कम होती है और इमोशनल बॉन्डिंग में रिड्यूस हो जाती है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। वर्क प्लेस पे देखा गया है जो स्ट्रेस है ना वो कोऑपरेशन डिक्रीज़ कर देता है, टीम वर्क को डिक्रीज़ करता है और म्यूचुअल सपोर्ट भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होती हैं ना वो बिगड़ने लग जाती हैं। और मोर ओवर इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंगेज हो जाते हैं मैल एडेप्टिव कोपिंग बिहेवियर्स में, जैसे कि एग्रेशन या फिर सब्सटेंस यूज़ में, जो कि फर्दर रिलेशनशिप को डैमेज करता है। स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी इंटरेक्शंस, इंक्रीजिंग नेगेटिविटी एंड वीकनिंग इमोशनल कनेक्शंस, जो कि आपकी हाईलाइट करते हैं नीड को फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट टू मेंटेन हेल्दी सोशल बॉन्ड्स। चलो, अब मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस है ना, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसर्स और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। की मॉडरेटर्स बेसिकली क्या हैं, सोशल सपोर्ट, पर्सनालिटी ट्रेट, परसीव्ड आपका कंट्रोल, कोपिंग स्ट्रेटजीज और पास्ट एक्सपीरियंस। सोशल सपोर्ट में क्या होता है, आपके इमोशनल, इंफॉर्मेशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, ठीक है, एंड ये आपकी बफर करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रोमोट्स वेलबींग। जो आपको इमोशनल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है ना फैमिली और फ्रेंड्स और कोलीग से, इसी को हम बोलते हैं सोशल सपोर्ट। फिर पर्सनालिटी ट्रेड्स, जैसे कि आप कितने ऑप्टिमिस्ट हो, आप कितने पक्के हो अपनी चीज़ों के कि भाई आप कर ही लोगे, और रेजिलियंस, ये आपके स्ट्रेस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है,
और जो ट्रेट्स हैं जैसे कि न्यूरोटिज्म, वो आपकी वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है। परसीव्ड कंट्रोल, बिलीव इन वंस एबिलिटी टू कंट्रोल इवेंट्स और आउटकम्स, रिड्यूसेस स्ट्रेस। ठीक है, तो ये है आपका परसीव कंट्रोल में, ये आपकी एक किसी एबिलिटी को, जो आपकी इवेंट कंट्रोल करने की एबिलिटी है, उसके आउटकम को या फिर किसी आउटकम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और स्ट्रेस को। ठीक है, वाइल लैक ऑफ कंट्रोल एनहांसेस स्ट्रेस रिएक्शंस। सो अगर आपका सिचुएशन पे कंट्रोल है, ठीक है, किसी आउटकम पे कंट्रोल है, तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। पर अगर आपको दिख रहा है कि मेरा किसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, तो उसमें आपका जो स्ट्रेस रिएक्शंस है ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आती हैं आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज। जब ये इसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिव कोपिंग मेथड जैसे कि प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग और सोशल सपोर्ट को सीख करना, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। जबकि अगर आपकी कोपिंग है, आप उसको अवॉइड करने लग जाओ, तब आपका डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल्स जिनके प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहे हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में, वो बेटर प्रिपेयर होते हैं किसी भी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या फिर नए स्ट्रेसर को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने में। ठीक है, सो दीज मॉडरेटर्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे जो लोग हैं वो एक थ्रेट को परसीव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं थ्रेट को, देयर बाय इफेक्टिंग हेल्थ एंड फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल आउटकम्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड मेक नोट्स और टेक स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलो टेक केयर।